हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर में अब तक के जो भी क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे गए हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो ये हिस्ट्री का कंपाइलेशन है, पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर का। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें नहीं दिया है, तो पहला है कि विदेश यात्री, जो भी विदेशी यात्री थे और भारत भ्रमण का वर्ष दिया है कि ये कब कब आए थे। तो फाहियान 399 से 414 एडी, वेनसांग 629 से 645 एडी, इत्सिंग 679 से 695 और 957 एडी अल-मसूदी का है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें इसका ऑप्शन सी इत्सिंग का जो ईयर दिया हुआ है, आयोग ने इसको गलत माना है कि ये सही नहीं है। इत्सिंग का जो अम, आने का ईयर है वो है 671-72 से लेकर के 693-94 तक का है। तो इसमें 679-695 तक दिया है, तो आयोग ने इसको सही माना है। बाकी सब और सही दिया हुआ है। जो भी फाहियान, अल मसूदी, वेनसांग है, इन लोगों का सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो ये हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमल। तो इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ये गोपाल को चुना गया था और नंदीवर्मन को चुना गया था। गोपाल ये वही है जो जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओनली 2 और 4 सही हो जाएगा। तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबरकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लीमल के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो किसके शासन काल में होती थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासन काल में होती थी। इनको कहा जाता है कि हिंदू से परिवर्तित हुए थे। तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह ने शासन काल में ही शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है जैसे नारे लगाए थे। और इसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रैयान ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों को मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में अस्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किले की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार पूछा है कौन था, जो कि मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ये बंगाल में अंतिम सूबेदार मुगल बादशाह के द्वारा किया गया नियुक्त है। तो इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी। तो इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। ये पूछा जा सकता है किसने बंगाल की राजधानी कहाँ से कहाँ किया है। और 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान कर दी गई। वर्ष 1727 में सुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खां,
1740 में अलीवर्दी खां और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, जैसे 1717 में कौन बना, फिर 1727, 1739, 1740, 1756। तो ये आयोग ऐसे क्रोनोलॉजी दे के पूछ सकता है कि 1740 में कौन बना, 1756 में कौन बना, ऐसे क्रोनोलॉजी, क्योंकि आयोग बहुत ज्यादा पूछता है मैचिंग करने के लिए क्रोनोलॉजी। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। तो ये घोषित किया था लहना को। तो गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया और लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जो जन्म हुआ था वो 31 मार्च 1504 ईस्वी को भारत वो पंजाब के फिरोजपुर में हरि के नामक गांव में हुआ था। और श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं था, मतलब पुर्तगाल देश का नहीं था? तो ये पीटर मुंडी है जो कि पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये थे कहाँ के? तो ये ब्रिटेन के थे जो भारत आए थे। तो ये ब्रिटेन के निवासी थे जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। और जो सभी यात्री जो दिए गए हैं, दुर्वार्ड बारबोसा, डोमिगो पायस और फर्नाओ नूनिज, ये सब पुर्तगाली यात्री हैं, बाकी यही पीटर मुंडी नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित, मतलब क्रोनोलॉजी दिया है। तो आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्रोनोलॉजी आयोग देता ही है। तो इसमें लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, तो ये तो 1913 में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था इनके द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो ये 1905 में किया गया था। और हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन ये 1780 में हुआ था। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये 1784 में हुआ था। तो इसकी क्रोनोलॉजी दिया था लगाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तीसरा सही हो जाएगा 1780, फिर चौथा 1784, फिर दूसरा 1905, फिर पहला 1913। इसका ऑप्शन भी सही है। तो ये देखिए, बंगाल गजट 1780 में विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में किए थे। और लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए अमेरिका में है, वहां पे किए थे। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। किसमें सत्य कौन सा दिया गया है? हमेशा ऐसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि नहीं पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो पहला है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और दूसरा है कि इसकी स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका जो दिया गया है कौन सा सत्य है, तो इसमें जो ये केवल दूसरा दिया गया है कि इसका जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, यही है। और इसकी जो स्थापना दी हुई है, तो यहाँ पे ये 10 जून दिया हुआ है, 10 जून नहीं, ये 10 जुलाई है। ये 10 जुलाई, जो ध्यान देगा वही पकड़ पाएगा। तो इतने गहराई से पढ़ना है चीजों को कि ये 10 जुलाई को हुआ था, बाकी ये सन वगैरह सब सही दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजरी द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया और इसकी जगह पे उन्हें 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। तो मतलब आयोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन सबका एनालिसिस करने के लिए यही पीवाईक्यू किया जाता है कि आइडिया मिल जाए हम लोगों को कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो मतलब इतनी गहराई से पूछा है कि यहाँ पे सिर्फ मंथ मंथ का डिफरेंस है, जून से जुलाई हो गया है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था।
और जो कारण दिया है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो ऐसा किए हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और ये जो कारण दिया हुआ है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका प्रमुख जो उद्देश्य था भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं उनके कष्टों से परिचित हो सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड के समर्थन प्राप्त हो सके। अतः जो दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये फिर से दिया गया है कि कौन सा सही है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, मतलब जो भारतीयों को प्रतिशत यो यूरोप वासियों से अधिक हो गया था 1941 में। तो इसमें जो पहला और दूसरा दिया गया है ये दोनों सही दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसका गठन 1919 में बात हुई थी, 1926 में किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत पहली आईसीएस परीक्षा जो ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। और वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी। मतलब उस टाइम पे भी क्रेज था सिविल सेवा सर्विसेज का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियां लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो मनोरंजन था नाम। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई थी, और यह कविता 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। और मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा डॉक्टर राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि काकोरी षड्यंत्र में प्रधान आरोपी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये आयोग पूछता है कि मतलब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में 3 लोग और टोटल 4 लोग थे, तो फांसी कहाँ कहाँ पे किसको दी गई थी ये है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल को तो गोरखपुर में दी गई थी फांसी, बाकी जो राजेंद्र लाहिड़ी इनके साथ में थे उनको गोंडा में दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो उनको गोंडा में दी गई थी। और जो इस रोशन दास थे इसमें इनके साथ में, उनको इलाहाबाद में दी गई थी। रोशन दास को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को भी वहीं पे फांसी दी गई थी। तो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल के काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। और 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो सबको अलग अलग जगह पे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहां जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का जो नाम बदल दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है ये। तो जो कथन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो ये तो सही है कि हाँ त्यागी थी इन्होंने। कारण इसका जो दिया है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए ऐसा किए। तो इसका ये जो कारण दिया हुआ है ये गलत है। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो इन्होंने जो नाइटहुड की अपनी उपाधि त्यागी थी, वो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में आके इन्होंने अपनी उपाधि को त्यागी थी। तो इसका ये तो सही दिया हुआ है, जो इसका कथन है कारण गलत दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, ना कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दारोगा को कहा जाता था। इसका ऑप्शन भी सही है। तो कंपनी बहादुर की शानो शौकत दारोगा को कहा जाता था।
और यह स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था इसको। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंड नायकों मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार जो था वो भूस्वामी होते थे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, और दूसरा है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो इसका ये जो दोनों दिया गया है ये दोनों सही है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, मंत्रालय ने जो 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 68,102 किलोमीटर है। विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने का ऐलान किया है। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर किया गया है ऐसा। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर है। ये हिस्ट्री में पूछा गया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें दिया है सुमेलित करने के लिए दिया है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इसमें जो युद्ध हुए हैं और किस किस सन में हुए हैं, तो ये सब तो मतलब पूछा ही जाता है, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए देगा, मिलाने के लिए देता है। तो इसमें द्वितीय युद्ध है एक तरफ वर्ष। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 1780 में हुआ था। 80 और 84 में हुआ था ये। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो ये 1750 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 1803 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध है ये हुआ था 1878 में। तो ये द्वितीय का ही पूरा इसमें पूछ लिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस सब से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जो जो भी मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी होता है ये आयोग के बहुत फेवरेट होते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1750 से 54। फिर आंग्ल मराठा ये 1803 से 5। फिर आंग्ल अफगान ये 1878 से 80 है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दिया है इसमें। तो दिया है कि करजन वायली की हत्या कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। खुदीराम बोस को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1908 में दिया गया इनको। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का जो प्रारंभ हुआ था वो 1881 में हुआ था। और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ ये 1912 में हुआ था। तो इसकी क्रोनोलॉजी जो लगाने के लिए थी, इसमें सबसे पहले हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा हो जाएगा। इसका ऑप्शन है सही है। ये देखिए इस डिस्क्रिप्शन में ये पूरा दिया हुआ है कब कब क्या हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ऐसा करने वाले कौन थे? मुबारक खिलजी, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। यह सिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था, जो सल्तनत काल का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी की उपाधि अल इमाम उल उमाम खिलाफत उल ला खलीफतुल्लाह थी। मतलब इतनी इतनी उपाधियां दी गई थी। और इसका जो कार्यकाल था 1316 से 1320 तक रहा। और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इस कारण वह कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। तो बाजार नियंत्रण किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और किसने समाप्त किया? तो मुबारक खिलजी ने किया। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे डिस्क्रिप्शन से ही। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये राजपूत सेना का जो सेनापति है हकीम सूर था। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये
1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वही दिया है, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए ही आया है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि जो कन्नौज का युद्ध ये तो 1540 में हुआ था, चंदेरी का 1528 में हुआ था, तालीकोटा का 1565 में हुआ था और चौसा का 1539 में हुआ था। तो इसमें क्रोनोलॉजी में ये तो 1528 में चंदेरी का हुआ था। एक ट्रिक होती है याद करने की कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, तो चल दिया मतलब चंदेरी हो गया। और पानी पिया पानीपत का युद्ध हो गया 26 में, और 27 में खाना खाया तो खानवा का युद्ध हो गया था। 28 में चल दिया तो चंदेरी। तो जिसको ये ट्रिक याद होगी चल दिया चंदेरी, तो ये 28 में तो मतलब सबसे पहले यही हुआ था। तो ऐसे ही सेकंड किसमें दिया है, बी में सबसे पहले दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अगर एक भी किसी को याद रहेगा तो वो ज्यादातर बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, रज्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जनामा है और ये मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी जो अनुवाद है बदायूं, नकीब खां तथा फैजी ने सम्मिलित प्रयासों से किया था। 24 नंबर का है क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसमें ये जो दोनों दिया हुआ है ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हाँ दोनों सही है। बंगाल में अंग्रेजों की सफलता था, फ्रांसीसियों की असफलता में अंग्रेजों को बंगाल विजय में अपार धन जनशक्ति मिली थी और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का होना प्रमुख था। इसके जो अतिरिक्त है फ्रांसीसियों की असफलता में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध ने भी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था, क्योंकि इस युद्ध के समय फ्रांस की नौसेना शक्ति का ह्रास हो गया था। नेक्स्ट है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी लाठी क्लब की स्थापना। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा युवाओं को बहादुर एवं स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु सक्षम बनाने के लिए लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है वो 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य उपनाम से भी जाने जाते थे। तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी, जो कि मराठी दैनिक में था, और जो मराठा है वो अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। तो पूछा जाता है केसरी किस भाषा में है, मराठा किस भाषा में है। और तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए गीता पर टीका गीता रहस्य लिखा था और तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव उभारने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणपत उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। उन्होंने मुहल्ला विरोधी समितियों के अखाड़ा क्लब की भी स्थापना की थी। तो ये सब तिलक जी के बारे में ही पूरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो इसमें दिया हुआ है ये विद्रोह है और विद्रोह ये किस किस सन में हुआ था। तो जैसे ये रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1779-80 में हुआ था। पाबना विद्रोह कब हुआ था? तो ये सॉरी ये रंपा जो विद्रोह है 1700 नहीं 1879-80 है, 1800 है। और ये जो पाबना विद्रोह है ये 1873 से 76 तक है। बंगाल नील विद्रोह जो है ये 1859-60 है और जयंतिया विद्रोह ये 1860 से 63 है। तो इसका ऑप्शन भी सही है। इसका सन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी खूब पूछा जाता है विद्रोह किस किस सन में हुआ था। तो रंपा 1879-80, पाबना किसान विद्रोह 1873-76, बंगाल नील विद्रोह 1859-60, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। नेक्स्ट है, इसमें फिर से वही सुमेलित करने के लिए ही दिया है कि इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन से संबंधित होगा। पुनः सार्वजनिक सभा संबंधित महादेव एम जी रानाडे जिसको कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे, ये संबंधित है। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संबंधित कौन है? तो ये आनंद चारलू है।
ये बम्बई से संबंधित है, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और मद्रास महाजन सभा से संबंधित इसमें कौन से होगा? तो ये संबंधित, सॉरी, इसका जो ये है, ये हमने गलत मैच करा दिया है। इसका ये जो सी है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित फिरोज शाह मेहता है। और ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित आनंद चार्लू है। तो इसका ऑप्शन ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही है। बाकी ये तो सही है। ए का दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इंडियन एसोसिएशन के। और बी का पूना सार्वजनिक सभा के ये तीसरे हैं एमजी रानाडे, ये सही है। और सी बम्बई प्रेसिडेंसी के इसका चौथा सही है फिरोज शाह मेहता। और डी का पहला मद्रास महाजन सभा का आनंद चार्लू जी, ठीक है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो ये संगठन दिया हुआ और व्यक्ति दिए हुए हैं कि संगठन से, ये तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये जो दिया गया है बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो दिया गया है, इससे संबंधित ज्योतिबा राय फूले जी नहीं है, ये गलत है। इससे संबंधित बी आर अम्बेडकर जी हैं, बी आर अम्बेडकर इससे संबंधित हैं। और ज्योतिबा राय फूले यह सत्यशोधक समाज से संबंधित है। बाकी यंग बंगाल आंदोलन ये विवियन डेरोजियो और थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन ये सैयद अहमद खान संबंधित है। यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संबंधित है, बहिष्कृत हितकारी सभा। और ज्योतिबा राय फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे? तो ये जो बीसी दत्त हैं ये नहीं जुड़े थे, बाकी सब थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज से राशिद अली सहनवाल, पी के सहगल, गुरु बख्श सिंह आदि जुड़े थे। जो बीसी दत्त का संबंध है, यह रॉयल नेवी विद्रोह से था इनका संबंध। 30 नंबर का है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है इसमें कि सत्य नहीं है, यहाँ पे ये नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए हमेशा। तो इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया। बी है कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। सी है यह एक अहिंसक आंदोलन था। डी है यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दिया गया है, इसमें कौन सा? तो इसका जो है आयोग ने इसका ऑप्शन बी माना है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया है, ये गलत है। आयोग ने माना है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन में पहले सप्ताह में ही 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया। 150 स्थानों पर हमला हुआ जिसमें अत्यधिक हिंसा हुई। आंदोलन के पूर्व ही महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति बन गया था। आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि ए और सी दोनों सत्य नहीं है। हालांकि इस आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन इसका जो आयोग ने आंसर माना है ये बी को माना है आयोग ने कि ये है। नेक्स्ट है, इंपीरियल गजेटियरी गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये कौन थे? ये विलियम विल्सन हंटर, जिसका ऑप्शन भी सही है, ये थे इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता। विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार एवं सांख्यिकी विज्ञ थे। इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875 से 77 तक 1877 ईस्वी में बंगाल का सांख्यिकी विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882-83 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने के लिए दिया, यही फिर से क्रोनोलॉजी ही दे दिया है लगाने के लिए। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। वेवर योजना 1945 की है और सीआर फार्मूला 1944 का है।
तो इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये किसने कहा था? तो इसको कहा था स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसको कहा था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। इनके जो बचपन का नाम है वो ईश्वरचंद उपाधि प्रदान की गई थी। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम अभी किया जा सकता है। यह कथन ईश्वरचंद विद्यासागर का है। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है किस किस सन में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, वही क्रोनोलॉजी ही दिया है। तो क्लाइव का पुनः भारत अभियान कब था? तो 1765 का है। इलाहाबाद की संधि भी 1765 में हुई थी। और बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग का का गवर्नर बनना यह 1773 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन भी सही है। ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें डेट सही, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765, इलाहाबाद की जो संधि है वो 12 से 16 अगस्त 1765 में हुई है। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1773 में। नेक्स्ट है, तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है, सूची एक को सूची दो से मिलाने के लिए दिया गया है। तो ये जो इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि है और एक्सला चैपल की संधि और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार और ड्यूप्ले की पदच्युत। तो इसमें दिया हुआ है मिलाने के लिए। तो जो इलाहाबाद की संधि है ये तो 1765 की है, ये तो अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हैं। और इसके बाद एक्सला चैपल की जो संधि हुई थी ये 1748 की है। और ला बुर्दनासो द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया था ये 1746 में किया गया था। और डुप्ले की पदच्युति जो है ये 1754 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से क्रोनोलॉजी ही दिया है व्यवस्थित करने के लिए, मतलब ईयर जरूर याद होना चाहिए। तो गांधी अरविंद समझौता 1931 का है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पूना पैक्ट 1932 का है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो हुआ था। और पूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही है ये सही हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है कि सही सुमेलित है। तो ये दिया गया है सहकारिता आंदोलन से संबंधित कौन है? तो सहकारिता जो आंदोलन है इससे संबंधित इसमें एम के गांधी जी दिया गया है, ये गलत है, एम के गांधी नहीं होंगे। इससे संबंधित रॉबर्ट वोवेन है, ये इससे संबंधित है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित अल्बर्ट मायरे हैं, ये इसका सही है। और ये जो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान है इससे संबंधित जेएल नेहरू दिया हुआ है, ये भी नहीं है, जेएल नेहरू नहीं है। इससे संबंधित राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित है। और ये जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट दिया हुआ है विनोबा भावे, तो इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित कौन है? इससे संबंधित एम गांधी जी हैं। इससे सेवाग्राम प्रोजेक्ट से संबंधित है गांधी जी। नेक्स्ट है, अधिनियम दिया गया है और किस किस वर्ष का है ये दिया गया है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1908। इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं को अंडरलाइन कर ले पहले। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 का ये जो दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फौजदारी कानून अधिनियम, भारतीय संशोधन 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये सब सुमेलित है। ये आयोग ने इसको माना है कि यह ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी कानून पारित किया, जिसमें राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है ये 1907 का, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, और भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, प्रेस एक्ट 1910, रॉलेट एक्ट 1919, ये सब अधिनियम पारित किए गए थे। तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा, वो 1907 का है। नेक्स्ट है, ये मिलान है। तो सूची 1 में आचार दिए गए हैं, दूसरे में उनका सिद्धांत दिया गया है कौन किसका है। तो जैसे ये है लकुलिस, तो ये इनका जो सिद्धांत था ये पाशुपत था। और ये नागार्जुन, इनका तो शून्यवाद था।
भद्रबाहु, ये तो जैन से संबंधित थे ही भद्रबाहु। और गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के हैं, इससे संबंधित है। इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने किया था ये। तो पालवंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी जो धर्मपाल थे, 1770 से 1810 ईस्वी के मध्य शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हुए 200 गांवों को दान में दिया। 11वीं शताब्दी के कवि सोड्डल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापद स्वामी कहा है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या महत्व है? तो त्रिरत्न जो है वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व बौद्ध धर्म में होता है। तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, जबकि त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। हालांकि त्रिरत्न जैन धर्म से भी संबंधित है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं। दोनों बौद्ध और जैन दोनों में है, दोनों में अलग अलग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक सम्यक ये जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, क्रोनोलॉजी दिया है इसमें। तो इसमें शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे जो दिया गया है कूट में चयन करना है। तो इसमें जो विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा, ये सब किस किस सन में बने थे ये दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी ही इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो सही है उत्तर ये ऑप्शन ए है। सबसे पहले तीसरा यशोवर्मा, तो यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी में थे। इसके बाद फिर धंग थे, तो ये 1950 से लेके 1002 तक रहे। फिर विद्याधर थे और 1019 से लेकर के 1029 तक। फिर कीर्तिवर्मन रहे थे 1060 से 1100 ईस्वी तक। इसका ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें तो अभिलेख दिया हुआ है और एक तरफ शासक दिया हुआ है। तो इसमें नासिक ये गौतमीपुत्र से संबंधित, हाथी गुम्पा खारवेल से संबंधित है। ये जो भीतरी दिया हुआ है, ये भीतरी पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित नहीं है। ये जो भीतरी है ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। किससे है? स्कंद गुप्त से संबंधित है ये। और गिरनार ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, गिरनार। तो ये जो पुलकेशियन द्वितीय है, इनसे संबंधित जो है ये एहोल अभिलेख है। जो एहोल शासक पुलकेशियन द्वितीय थे, उनसे संबंधित है ये एहोल अभिलेख। नेक्स्ट है, ये अभी हम जो है मैं लूसेंट पढ़ रही थी, उसमें भी ये क्वेश्चन मिला हुआ था। मतलब ये लूसेंट में ही दूसरे तीसरे पेज पे स्टार्टिंग में ही ये सब दिया गया है। तो मतलब लूसेंट भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ना पड़ेगा लूसेंट भी। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो ये मिहिर भोज की उपाधि थी आदि वराह। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी और महान जो शासक थे भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया था। और वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। नेक्स्ट है, वही फिर से क्रोनोलॉजी ही दिया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327 में किया गया था। और अफगानपुर षड्यंत्र जो था ये 1325 का है। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192 में हुआ था, प्रथम 1191 में हुआ था। इसकी जो क्रोनोलॉजी लगानी है, तो इसमें सबसे पहले 1192 में आएगा, फिर 1296 तीसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद 1325 दूसरा, फिर 1327 पहला। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया था। तो कृषकों को प्रत्यक्ष सहायक देकर कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की दीवाने अमीर कोही नाम से की थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्यमान एवं योग्य व्यक्ति था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया।
नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है सूची ए को सूची दे से मिलाने के लिए दिया गया है। तो इसमें रणथंभौर, ये हमीरदेव संबंधित है इससे, रणथंभौर से। फिर चित्तौड़ से संबंधित राणा रतन सिंह हो गए। देवगिरी से संबंधित कर्णदेव है। और गुजरात से संबंधित राजा राय रामचंद्र, सॉरी इसमें मिलान में ही गलती हो जाती है। ये इसमें जो है, ये देवगिरी से, एक मिनट इसको पूरा मिटा दें, फिर से मिलाते हैं। तो इसमें जो ये रणथंभौर है, इससे हमीरदेव संबंधित हो गए। फिर इसके बाद ये चित्तौड़ से संबंधित हो गए हैं, राणा रतन सिंह चित्तौड़ से संबंधित हो गए हैं। और फिर देवगिरी से संबंधित राजा राय रामचंद्र हो गए हैं। और गुजरात से जो संबंधित है, ये कर्णदेव हो गए हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नासिरुद्दीन को ये कहा जाता है। तो प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद इलाही के रचनाकार नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, बाबा फरीद को फारिदुन गंज ए सक्कर सक्कर है, ये सक्कर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो ये बाबर ने चलवाया था। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। और बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुल वासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। तो यात्री है और किस किस देश से हैं? तो इब्न बतूता मोरक्को के, मार्को पोलो इटली के, अब्दुल रज्जाक की तुर्की के, ये नहीं सही है, आयोग ने इसको सही माना है। और बाकी नुनीज ये पुर्तगाल के, ये संबंधित है। तो ये जो अब्दुल रज्जाक है, ये ईरान के हैं, तुर्की के नहीं। ये कहाँ के हैं? ये ईरान के हैं। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करने के लिए है, विद्रोह दिया गया है, वर्ष दिया गया है। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें जो है, ये अहोम जो है, अहोम विद्रोह जब हुआ था, ये कब हुआ था? 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह ये 1831-32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह ये 1855-56 का है। मोपला का विद्रोह 1921 का है, मोपला का विद्रोह। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोपला 1900 के, संताल 55-56 है, कोल 31-32 है, अहोम 28 है, 1828 है। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि जाति समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं था। FG स्लाई, DJ रीड, महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण। तो ये अनुग्रह नारायण ये नहीं थे। तो चंपारण में के किसानों की दुर्दशा की जांच हुई तो बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य की में महात्मा गांधी जी और रानी डीजे रीड, MAL टेबर, LC अदामी और हरिहर प्रसाद नारायण जी शामिल थे इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो फिर से वही क्रोनोलॉजी ही है। तो गांधी इरविन जो समझौता है, ये 1931 का है। सांप्रदायिक पंचाड ये 1932 का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ है। नेहरू रिपोर्ट 1928 का है। तो ये जो है, इसमें 1931 के दो हैं, तो अब इसमें देखना पड़ेगा डेट। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट तो 28 अगस्त 1928 की है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला है। और फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को चला था। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 का है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो CR दास थे। तो देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो पंजाब में पड़ी थी। तो कुका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल द्वारा 1840 में पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में
परिवर्तित हो गया। भगत जवाहरमल को शियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड लिटन, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड रिपन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेचली और राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब संबंधित है इससे। ये लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, यहाँ पे लिटन है, ये लिटन नहीं रहेगा। तो ये स्थानीय स्वशासन का जो दिया हुआ है वहां पे लॉर्ड रिपन है, लिटन नहीं रिपन, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, क्रिएट करते हैं आयोग वाले। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो जेल में गांधी के आमरण अनशन पे ऑपरेशन रूबिकॉन था। तो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिथगो द्वारा पूना के आगा खा पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। तो ये समाचार दर्पण और मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया, ये सब किससे किससे संबंधित है ये दिया गया है। तो समाचार दर्पण ये जेसी मार्समैन है, और मिरात उल अखबार से ये संबंधित है राजा राम मोहन राय से। केसरी बीजी तिलक से संबंधित है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। तो इसमें दिया गया है कि नहीं जुड़ा था। तो इसका जो उत्तर है आयोग ने डी माना है, मेजर करतार सिंह को आयोग ने माना है। इसमें जो कि इसकी जो व्याख्या में दिया है कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, क्योंकि विकल्प में उल्लेखित सभी व्यक्तियों का संबंध आजाद हिंद फौज फौज से है। जितने लोग भी इसमें दिए गए हैं सब हैं, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन डी माना है। तो हर बार ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता भी है, नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो क्रोनोलॉजी ही दिया है लगाने के लिए इसमें भी। तो अगस्त प्रस्ताव तो ये तो 1940 का है। पुनः समझौता 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय 1932 का है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 का है। तो ये तो अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण लगाना है हमें। तो ये इसका जो सही क्रम दिया गया है वह एजटेक, माया, मुइस्का और इंका दिया गया है। तो इन सभ्यताओं का जो क्रम है वह एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक साम्राज्य मध्य मैक्सिको में स्थित था। माया सभ्यता मध्य अमेरिका में एक विशेष क्षेत्र में स्थित थी, जो वर्तमान में दक्षिण मैक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला, बेलीज और उत्तरी अल सल्वाडोर से मिलकर बना है। और मुजस्को साम्राज्य सभ्यता दक्षिण अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया में था। इंका साम्राज्य का विस्तार दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी भाग में था। इस भाग के अंतर्गत पेरू, इक्वाडोर, चिली तथा पश्चिमी अर्जेंटीना शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एका ब्राह्मण अथवा अद्वितीय ब्राह्मण सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां और सबसे महान शासक था, जिसके सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रसव से प्राप्त होती है। इसे ब्राह्मण का एकमात्र रक्षक कहा गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो जहांगीर का लेख इसमें मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें जहांगीर का एक लेख, अशोक की रानी कारुवाकी का लेख तथा अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह अभिलेख जो है मूलतः कौशाम्बी स्थापित था, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद है। तो ये स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। ये सब एंशिएंट हिस्ट्रीज पूछा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें मुख्यतः स्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसरों पर देवताओं की स्तुति हेतु ह्रोत
ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऐतरेय तथा कौसती ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र था जो ये अंतिम था। तो बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, जबकि आनंद उसका सर्वप्रिय शिष्य था, जिसके अनुरोध पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है इसमें सही सुमेलित। तो इसमें कुषाण स्वर्ण और ताम्र संबंधित गुप्त स्वर्ण और रजत चलाए थे। सातवाहन स्वर्ण चलाए थे। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र चलाए थे। तो ये इसका जो ऑप्शन सी है सातवाहन स्वर्ण, ये सही सुमेलित नहीं है। सातवाहन ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा व पोटीन कांसा के सिक्कों का प्रयोग किया था। इस प्रकार जो सी दिया है वो गलत है। और शीशे का जो सिक्का चलाने का प्रथम वंश सातवाहन वंश था। इस सिक्के को राम से मंगाया जाता था और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यप भारत सर्वप्रथम हिंद वंश शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो कौन चलवाया था? हिंद यवन के शासकों ने चलवाया था सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि ये गलत दिया हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो जो ग्वालियर का तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर में तेली मंदिर की नक्काशी मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर की वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी जो शासक थे मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापार से प्राप्त धन से हुआ था। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया है, सूची एक को सूची दो से मिलान करने के लिए दिया है। तो किस किस सन से कौन संबंधित है? तो हॉकिंस ये 1608 से 1611 तक है। टॉमस रो ये 1615 से 1619 और मनुची ये 1653 से 1708 और राल्फ फिच ये 1585 से 1586 तक संबंधित है। ये जो मुगल कालीन यात्री जो कि भारत भ्रमण में आए थे वो काल क्रमण है कि हॉकिंस का 1608 से 11, टॉमस रो का 1615 1619, मंचुई का 1653 से 1708 और रॉल्फ फिच का 1585 से 1586 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी नहीं थी? तो दिल्ली नहीं थी इल्तुतमिश के काल में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सल्तनत की जो राजधानी लाहौर थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए जो आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। नेक्स्ट है, कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये जयचंद को किया गया था पराजित। तो मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में 1194 में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया गया था। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नैसर्द चरित नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था फारसी अनुवाद महाभारत का। तो महाभारत का जो रजनामा नाम से फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खां और अब्दुल कादिर द्वारा किया गया था। अबुल फजल ने कालिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा स्थित है भारत से बाहर। कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान। इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। और जहांगीर की जो मृत्यु है यह 1627 में हुई थी। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में और जहांदार शाह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा परिवार ने किया था ये। तो आमेर के कछवाहा शासक भारमल अथवा बिहारीमल पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। और 1562 में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसको अकबर ने स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1839 ईस्वी में हुई थी।
द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी और इसका जो मुख्यालय नजीरा असम में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये बख्त खां को दिया था बहादुर शाह ने। 1857 क्रांतिकारियों में कुपोषित किंतु महत्वपूर्ण नेता बख्त खान थे, जिसने 11 मई 1858 मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। बख्त खान को बहादुर शाह जफर द्वारा साहब ए आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया गया था। जुलाई 1851 में दिल्ली में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसका प्रधान बख्त खां को बनाया गया था। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया है, कूटे को कूट दो से मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है पांडिचेरी, तो पांडिचेरी ये फ्रेंच यहाँ पे थे, और गोवा में पुर्तगीज थे, पुर्तगाली गोवा में ही थे, और ट्रावेनकोर में ये डेनिश यहाँ पे थे, और मद्रास में डच थे। कहाँ कहाँ किसने शासन किया था ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया हुआ है। तो कथन और कारण दिया गया है। तो कथन जो है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और कारण जो है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अंतर्निहित था। तो इसमें जो इसका आंसर सही है कि ये गलत है, जेएल नेहरू ने प्रतिनिधित्व जो नहीं किया था, और इसका जो कारण दिया हुआ है ये सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। इस प्रकार जो दिया गया है वो प्रश्नगत कथन असत्य है, और जबकि कारण सही दिया है। तो गांधी इरविन समझौते में इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा आदि प्रावधान हस्ताक्षर किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नेक्स्ट है 78 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मिलान करने के लिए दिया है कि क्रांतिकारियों के नाम दिया है और स्थान दिया है कि कौन कहाँ से थे। तो जो इसमें नाना साहब है, नाना साहब कानपुर, और नवाब हामिद अली खां ये दिल्ली, और मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ, और मनीराम दीवान ये असम, ये सब संबंधित हैं, और ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लोग हैं। तो ये मौलवी अहमदुल्ला खां उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लखनऊ एवं फैजाबाद दोनों स्थलों पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 इनाम देने की घोषणा की थी। जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात करके इन्हें मार डाला था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। किसको? मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आय अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। ये जो पैराग्राफ है किसके विषय में है? तो ये दिया गया है बीएम मालाबारी के विषय में ये दिया गया है। बीएम मालाबारी ये एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। वे सम्मत आय अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम जो आयु थी वो 12 वर्ष की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। और बेहराम जी और बिरवान जी मालाबारी का जन्म 18 मई 1853 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। इंडियन स्पेक्टेटर का विलय वॉइस ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसका संपादन 1883 में मालाबारी ने दादा भाई नौरोजी एवं विलियम बिटरमन के साथ मिलकर संपादन किया था।
80 नंबर का क्वेश्चन है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल पटेल थे। और विट्ठल पटेल ने 1919 के रॉलेट सत्याग्रह तथा 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 1919 में उन्हें कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। विट्ठल भाई पटेल ने वर्ष 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और 1923 में इनका चुनाव केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में चुना गया। तत्पश्चात 1925 में इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इन्होंने 1930 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। इनका 22 अक्टूबर 1933 ईस्वी को जिनेवा स्विट्जरलैंड में निधन हुआ था। इनका अंतिम संस्कार 10 नवंबर 1933 को बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए दिया गया है। तो ये इसमें किस किस सन का है ये दिया गया है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष के सही कालक्रम को लगाना है। तो ये इसका जो ये दिया हुआ है ये सही है। इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही कालक्रम में लगा हुआ है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 की है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 की और इंडिया लीग 1875 की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ये जो दिया हुआ है राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857-58 ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो ये 1857-58 अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रासु मुखर्जी हैं, न कि राधा कमल मुखर्जी। शेष विकल्प सही है, मतलब बाकी सब पुस्तक और उनके लेखक जो है सही है। बी डी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ और आर सी मजुमदार दिस सिपाही म्यूटिनी ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 और एस बी चौधरी द इंडियन म्यूटिनी ये संबंधित है। नेक्स्ट है 83 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो कहाँ पे नहीं बना था? बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में बहुमत में से मंत्रिमंडल का गठन किया था, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। पंजाब में मुस्लिम लीग व यूनिवर्सिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी। नेक्स्ट है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। वेद 4 है तो ये अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। तो अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण का, मतलब अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। और ऐतरेय एवं कौसती नामक ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद का, जबकि शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का तथा पंचविश तथा या तांडव ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो 4 वेद है उन सबके ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है, नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी थे नयनार। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। नयनारों की संख्या 63 मानी गई है, अलवारों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो ये राजगृह में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगत अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये होयसल वंश की राजधानी थी। तो होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है, जबकि वनवासी कदम की राजधानी थी
और तलकाड या कूलाल वर्तमान नाम कोलार, ये गंगों की राजधानी थी। काकती वंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद के राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी वारंगल थी। नेक्स्ट है वल्लभ विश्वविद्यालय स्थित था, तो कहाँ पे था? तो यह गुजरात में स्थित था। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंबाती खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। और इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। यहाँ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण वल्लभ विश्वविद्यालय था, जो कि तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था यहाँ पे। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये कार्ले में है। तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता बेटसा, नासिक आदि चैत्यगृहों का संबंध भी हीनयान धर्म से ही है। नेक्स्ट है महाभारत में मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत किस रूप में जाना जाता है? तो जय संहिता के रूप में। महाभारत की जो रचना है वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत साहस्त्री संहिता या महाभारत का कहा जाने लगा। या 18 पर्व में विभक्त है। नेक्स्ट है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है। तो स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख में पुष्पमित्रों एवं हूणों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से परास्त किया था। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। तो इसमें हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचनाएं की थी और हर्षचरित की बाणभट्ट ने की थी। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ये 1905 में अपनाया गया था, बंगाल विभाजन जब आया था। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। नेक्स्ट है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी, तो किसके द्वारा? तो ये मिंटो है, मार्ले और मिंटो। तो ये मिंटो के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो थे। तो सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और राज्य करो, और स्वयं वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये पदवी दारा सिकोह को दी थी शाहजहां ने। तो शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा सिकोह को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की थी दारा सिकोह को।
96 नंबर का है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो ये चेम्सफोर्ड थे, तो इनके कार्यकाल में ये पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। तो इनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट की ही वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। इसी कानून के विरोध में वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, और इसको काला कानून भी कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी इसी को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय था तो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में गदर पार्टी का मुख्यालय था। इसका ऑप्शन है सही है। 1913 नवंबर में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, पूछ रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं थे, और विपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों उग्रवादी थे। तो 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे। तिलक थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि को निश्चित किया गया था। 100 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है इस नाम से। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और प्रमुख प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और 1870 तथा ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो धन के निष्कासन सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ये 21 दिसंबर 1929 को लहराया गया था पहली बार। और दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे, जहां भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में भूमिदान तथा ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की थी, जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमामय जीवन यापन कर सके। और अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया? विनोबा भावे ने।
104 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये भोज ने लिखी है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्त कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। परमार वंश शासक भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था और राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार का 31वां अध्याय यंत्र विज्ञान से संबंधित है। इस अध्याय में यंत्र, उसके भेद और विविध यंत्र निर्माण पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था तो 1856 में हुआ था। विलय वाला भी पूछता है कि सबसे पहले किसका विलय हुआ था, किस सन में किसका विलय हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय 1856 में किया गया था। अवध में अंग्रेज रेजिडेंस की रिपोर्ट पर कुशासन का दोष नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाला गया, लेकिन स्लीमैन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो डलहौजी ने 1854 में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्टरम को अवध का नया रेजिडेंट नियुक्त किया। ओट्टरम ने 1855 ईस्वी में अवध की शासन व्यवस्था की रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब एवं उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया और डलहौजी ने संचालक मंडल को रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। उसने 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। तो 1856 में विलय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो जो हेस्टिंग है ये आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, तृतीय वाले। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1817 से 1818 के मध्य प्रमुख मराठा संघ के सरदारों द्वारा अंग्रेजों के मध्य मराठा स्वतंत्रता के अंतिम प्रयास के रूप में किया गया। इस समय अंग्रेज जो गवर्नर हेस्टिंग था, इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया और संधियां की। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 13 जून 1817 को पूना की संधि, दौलत राव सिंधिया ने 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि, होलकर से 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि और बाजीराव द्वितीय से जून 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का रहा था। तो कौन सी संधि कब कब हुई है इसमें दिया गया है, जैसे इसमें पूना की संधि दी गई है, मंदसौर की संधि दी गई है, तो ये सब एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में उन्होंने बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में दो बम और आजादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा था। तो सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को और मृत्यु 22 अक्टूबर 1895 को पेरिस में हुई। जिनके साम्राज्य में पंजाब सहित कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल थे। वह महाराजा रंजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 21 फरवरी 1849 सिख पराजित हुए और ब्रिटिश विजेताओं ने दिलीप सिंह को अपदस्थ करके पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार राजा दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो यह हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। हैदराबाद को मिलाने के लिए भारत में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो एक सैनिक अभियान है जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से
हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत में विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना भेजी गई थी। ऑपरेशन पोलो का मुख्य कारण स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रियासत का बने रहना सरकार को स्वीकार्य नहीं था और निजाम से स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को प्रारंभ होकर 18 सितंबर 1948 को पूरा हो गया था। हैदराबाद का विलय भारत में हो गया था। नेक्स्ट है इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। और अल हिलाल एवं गुबारे खातिर नामक पत्रिकाओं का संपादन भी अबुल कलाम आजाद ने ही किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में किया गया था। अगस्त 1942 में बलिया के सपूतों ने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया बल्कि बलिया को राष्ट्र घोषित कर समानांतर सरकार बनाई जिसका नाम स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र रखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसएस सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर 1913 में बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। यह पार्टी गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्र 1 नवंबर 1913 से प्रकाशन शुरू किया गया था। इसे पहले उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया लेकिन बाद में अन्य भाषा में प्रकाशन हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह उपाध्यक्ष तथा लाला हरदयाल महामंत्री, लाला ठाकुर दास दूरी संयुक्त सचिव और पंडित काशीराम मदरौली कोषाध्यक्ष थे। नई पार्टी ने कनाडा, चीन, जापान आदि में भी शाखाएं खोली थी गदर पार्टी के। नेक्स्ट है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर में है चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है और यहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उसे बचा लिया था। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है। ये स्प्रिंगिंग टाइगर 1959 में कर्नल यूटुओ द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय सेना का ऐतिहासिक वृत्तांत है। यह सुभाष चंद्र बोस की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया है। तो ये कूट में सही लगा हुआ है। 1916 है, 1917 है, 1918, 1919 ये कूट में सही लगा है। इसका ऑप्शन है सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग हेतु एक समझौता किया। यही समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। और चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहली बार सफल प्रयोग चंपारण बिहार में किया था और चंपारण आंदोलन 1917 के कारण अंग्रेजों को तीन कटिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत भारतीय मुसलमानों का मृत राष्ट्रों का विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो इसका जो ये ऑप्शन है इसमें पहले माफ करिएगा, इसमें ये 1916 का है।
ये 1917 का है। फिर ये 13 अप्रैल 1919 का है, 13 अप्रैल का है ये 1919 के। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में अप्रैल के बाद चला था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1243। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें अस्वीकार किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन 1930 की रिपोर्ट थी। 4 अगस्त 1935 को भारत की नई सरकार के कानून को रॉयल की अनुमति मिल गई। इस अधिनियम के सभी वर्गों के लोगों द्वारा आलोचना हुई और वो सर्वसम्मत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने इसकी जगह संविधान निर्माण समिति के गठन की मांग रखी, जिसका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर हो और फिर वह स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे, अभी पीछे ही मिला था। ये कौन कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता और बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में और निधन 20 मई 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले वर्ष 1905 में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पहला ऐसा क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। जुलाई 1914 से प्रकाशित किया गया था और इस प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र को एनी बेसेंट ने संपादित किया था। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी बैठक 27 दिसंबर 1928 को तत्कालीन कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था। गायों के लिए अघन्या का प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। तो वैदिक काल में गायों का जो है महत्वपूर्ण स्थान था और अघन्या का शब्द का प्रयोग गायों के लिए हुआ था। अघन्या का अर्थ न मारे जाने योग्य होता है। ऋग्वेद को इतिहासकार भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम रचना है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। इस ग्रंथ के अनेक तथ्य अवेस्ता में मिलते हैं। नेक्स्ट है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वाराह है अवतार, इसको किया गया है। तो विष्णु के वाराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल की कई मूर्तियां विष्णु के इस रूप में दिखाई गई हैं। वराह अवतार विष्णु जी का तीसरा अवतार माना जाता है। 122 नंबर का है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये महापद्मनंद को जाना जाता है। तो महापद्मनंद को अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। इसे सर्वक्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट है, मत विलास प्रहसन का लेखन कौन था? तो लेखक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन था। तो मत विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम था। यह एक नाटक है जिसमें कापालिक, पाशुपात व बौद्ध संप्रदायों पर व्यंग्य किया गया है। और महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का एक महान राजा था। पहले वह जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में शैव संत अपर के प्रभाव में आकर वह शैव बन गया था। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्धा मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। तो गुप्त काल की चित्रकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था। गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां और चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला है। भूमि स्पर्श मुद्रा की कुछ प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है।
यह बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक है जो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था एलोरा के। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम 756 से 773 ईस्वी में बनवाया था। यह शैलकृत स्थापत्य का अद्वितीय नमूना है। यह द्रविड़ शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित है। राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग 1735 से 735 से 756 ईस्वी था। इसकी राजधानी मान्यखेड़ वर्तमान मलखेड़ कर्नाटक राज्य में है। तो राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग 735 से 756 ईस्वी। नेक्स्ट है, अलबरूनी भारत में आया था, तो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलबरूनी भारत में आया था। तो ये अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है। इसने कर को अन्य के ऊपर से समाप्त कर दिया था। तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोदी हुआ, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की और खाद्यान्न अनाज कर को समाप्त कर दिया तथा व्यापार के प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। 128 नंबर का क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो ये नामदेव इस्लाम से प्रभावित हुए थे। तो नामदेव का जन्म 1269 ईस्वी को एक दर्जी परिवार में हुआ था। वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका रही। ये भारत के प्रसिद्ध संत थे नामदेव। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। इनके कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन्होंने कुछ भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, तो जो खानवा का युद्ध था इसमें राणा सांगा ने की थी। ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का 1526 में हुआ था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी, तो ये जय सिंह के साथ में की थी। तो औरंगजेब के 1665 ईस्वी में जय सिंह प्रथम को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने उसे पराजित कर वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 35 में से 23 4 लाख घुड़ प्रतिवर्ष आय वाले किले मुगलों को सौंपने पड़े। मतलब 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम की व्यक्तिगत विजय थी। इसमें मिलान करने के लिए दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है इसमें। तो इसमें दिया गया है कि बाबर ने तो जमी मस्जिद संभल में करवाया था, हुमायूं ने दीन पनाह करवाया, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने इत्मादुल्ला मकबरा बनवाया था। तो ये इसका ऑप्शन ये सही है, ये सब सुमेली था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 1935 अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसी कार बताया जिसमें ब्रेक अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं है। जिन्ना ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। और सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन से भी बुरा कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए ओ ह्यूम, एलन विक्टम ह्यूम थे। इसका ऑप्शन ए सही है। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव एलन एक्टिवियम ह्यूम तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। डब्ल्यूसी बनर्जी थे अध्यक्ष प्रथम। नेक्स्ट है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो अभिनव भारत था, बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित यह एक गुप्त संस्था थी और यह संस्था शुरुआत में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित की गई थी, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखती थी। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक संबंधित थे। 1880 में लोकमान्य तिलक, एम वी नामजोशी तथा बी के चिपलकर ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की। आगे चलकर इसमें वी एस ऑप्टे, वी जी अगरकर, वी वी केलकर व एम एस गोले तथा एन के धरब भी सहयोगी के रूप में शामिल हुए। शिक्षा को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1884 को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया। न्यू इंग्लिश स्कूल को इस सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। बाद में एम जी रानाडे भी इसमें शामिल हुए। रानाडे संस्थापक सदस्य नहीं थे, ये बाद में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय तथा द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ, जिसके कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी से जुड़ी थी अरुणा आसफ अली। समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य किया गया और 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। 8 अगस्त की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई भी माना जाता है। इस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 54वां 54 नंबर का अधिवेशन ये 23 से 24 नवंबर 1946 को मेरठ में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। आजादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। एक कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण दिया है कि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसमें जो कथन और कारण दिया गया है ये दोनों सही है।
और जो ये कारण है वो कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय न होने की वजह से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और 11 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए एक कांग्रेस अधिवेशन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को न नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो ये भी पूछा जाता है साइमन कमीशन कब पहुंचा था। तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था साइमन कमीशन। तो ये था हिस्ट्री का प्रीवाइकू था ये समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का 2021 से लेकर के 2010 तक अभी तक जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये कंपाइलेशन था। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन करके रिवीजन के लिए इसको प्राप्त कर सकते हैं और ये पीवाईक्यू है जिससे आने वाले आगामी परीक्षा में एक मिल जाता है हम लोगों की इतिहास में कैसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पीवाईक्यू का होता है जो कि लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे जरूरी पीवाईक्यू ही होता है कि पीवाईक्यू को जितने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे उतनी ही चीजें हमें पता चलती है कि हाँ कहाँ से क्या चीज कितना पूछा जा सकता है, आयोग ने अब तक कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसकी व्याख्या भी की गई है तो जिससे कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं व्याख्या से भी। और सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। ये आयोग के फेवरेट हो गए हैं पीसीएस का पेपर और आरओ क्योंकि वही आयोग करा रहा है तो क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है। तो ये सब आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।